1995 में इंडिया का पहला रियलिटी शो आया था स्वयंवर। पब्लिक ने पहली बार टीवी पर रियल लोगों की जिंदगी का ड्रामा देखा। वो दिन और आज का दिन इंडियन रियलिटी शोज एक तमाशा बन चुके हैं। रियलिटी शोज का टैगलाइन होता है ये आम आदमी का प्लेटफॉर्म है, लेकिन असली रियलिटी ये है कई बार ऑडिशंस के पहले से ही फाइनल लिस्ट तैयार होती है। वो सच होता है, लेकिन उस मोमेंट को बार बार दिखाया जाता है हर ब्रेक के बाद, हर प्रोमो में, क्योंकि शो को मसालेदार बनाना होता है। लेकिन कंटेस्टेंट्स के लिए कॉस्ट काफी हैवी होती है, उनकी प्राइवेसी इन्वेड होती है, पब्लिक उनको जज करती है और उन्हें मेंटल स्ट्रेस भी फेस करना पड़ता है। जब भी रियलिटी शोज को अनस्क्रिप्टेड के नाम पर बेचा जाता है तो असल में उसके पीछे काफी ज्यादा मैनिपुलेशन होती है और ऐसे कंटेस्टेंट्स को जिताते हैं जो मार्केटेबल होते हैं, मतलब जिनके चलते टीआरपी बढ़ती है। टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में फाइट्स को पर्पसली शूट किया जाता है। पब्लिक आउटरीच इतना हुआ कि लोगों ने रेगुलेशन की डिमांड की। एंजाइटी, डिप्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस तक ले जाता है। इंडिया में आज रियलिटी शोज की भरमार हो गई है। हर तीसरे दिन एक नया रियलिटी शो आ जाता है जिसको अनस्क्रिप्टेड कहकर ऑडियंस को चिपकाया जाता है। शोज ऑडियंस को एंटरटेनमेंट तो करते ही हैं, दूसरी तरफ सोसाइटी पर इनका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। हम इस इंडस्ट्री की चमक के पीछे छिपे अंधेरों को दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें एथिकल कंसर्न और सामाजिक प्रभाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। इंडिया में रियलिटी शो का ग्रोथ लेट 90s से शुरू हुआ, जब संसुई, अंताक्षरी और बूगी वूगी जैसे शोज आए और एक फाउंडेशन बनाई। 1995 में इंडिया का पहला रियलिटी शो आया था स्वयंवर। पब्लिक ने पहली बार टीवी पर रियल लोगों की जिंदगी का ड्रामा देखा। वो दिन और आज का दिन इंडियन रियलिटी शोज एक तमाशा बन चुके हैं। 2000 के स्टार्टिंग में इस इंडस्ट्री ने फुल ब्लास्ट लिया। कौन बनेगा करोड़पति, इंडियन आइडल और बिग बॉस जैसे शोज एक कल्चर का हिस्सा बन चुके थे, जो मीडिया डिरेगुलेशन और ऑडियंस डिमांड की वजह से पॉसिबल हुआ। ये शोज कलर्स टीवी, MTV और डिज्नी स्टार जैसे बड़े नेटवर्क्स पर आए और धीरे धीरे इंडियन हाउस होल्ड्स का पार्ट बन गए। मिलियंस ऑफ लोग इन शोज को रोज देखते हैं और ये एक कल्चर हैबिट बन चुका है। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी बढ़ने लगी, स्पेशली 2010 के दौरान, जब लोगों ने इस इंडस्ट्री को टॉक्सिक एंटरटेनमेंट कहना शुरू कर दिया। स्टेज फाइट्स और स्क्रिप्टेड ड्रामा ने इस क्रिटिसिज्म को और फ्यूल किया। जो पहले इंस्पिरेशन देते थे आज सिर्फ मैनिपुलेशन बन गए हैं। रियलिटी टीवी शो जो अक्सर अनस्क्रिप्टेड के नाम पर बेची जाती है, आम लोगों या सेलिब्रिटीज को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट या कंपटीशन में डालकर व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाती है। इसका मेन मकसद होता है एंटरटेनमेंट देना, इमोशंस जगाना और हाई टीआरपी के जरिए ज्यादा व्यूअरशिप कमाना। लेकिन ये इंडस्ट्री कंट्रोवर्सीज से भरी हुई है, जिसमें मैनिपुलेशन, कंटेस्टेंट्स के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर और कंटेस्टेंट्स की वेलफेयर के इशू के वजह से इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। रियलिटी शो एक ऐसे सिस्टम पर चलता है जहां कई तरह के लोग एक इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं और हर एक पार्टिसिपेंट इस इंडस्ट्री के सक्सेस में अपना रोल प्ले करता है। सबसे मेन होते हैं कंटेस्टेंट्स। रियलिटी शोज का टैगलाइन होता है ये आम आदमी का प्लेटफॉर्म है, लेकिन असली रियलिटी ये है कई बार ऑडिशंस के पहले से ही फाइनल लिस्ट तैयार होती है। सिलेक्शन प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट होती है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी शामिल होते हैं ताकि इंश्योर किया जा सके कि कंटेस्टेंट और कंटिन्यूअस कैमरा सर्विलेंस और पब्लिक को जजमेंट को हैंडल कर सके। जज और होस्ट का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो किसी का करियर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। उनका एटीट्यूड और कमेंट्स ड्रामा क्रिएट करते हैं और शो के बाद भी लोग कंटेस्टेंट को जज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। होस्ट्स पूरे शो का फ्लो संभालते हैं, कंटेस्टेंट्स और जज के बीच इंटरेक्शन को मैनेज करते हैं और ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। उनका चार्म शो के सक्सेस में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि वही ऑडियंस और प्रोडक्शन के बीच का ब्रिज होते हैं। प्रोडक्शन टीम्स और टीवी चैनल्स रियलिटी शो का असली बैकबोन होते हैं। ये लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू कंटेंट बनाते हैं, जिसमें नैरेटिव स्ट्रक्चर होती है, जैसे 3 एक्ट फॉर्मेट, कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस करना, उसे डेवलप करना और फिर रिजोल्व करना। चैनल्स का मेन फोकस होता है हाई टीआरपी लाना, इसलिए वो ऐसे कंटेंट पर ध्यान देते हैं जो ज्यादा से ज्यादा सेंसेशनल हो, चाहे वो फाइट्स हो, ड्रामा हो या इमोशनल ब्रेकडाउन्स। आपको पता होगा कि इंडियन आइडल जैसे शो में कई कंटेस्टेंट्स अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाते हैं। वो सच होता है, लेकिन उस मोमेंट को बार बार दिखाया जाता है हर ब्रेक के बाद, हर प्रोमो में, क्योंकि शो को मसालेदार बनाना होता है। सुनिधि चौहान ने मल्टीपल इंटरव्यूज में एडमिट किया कि उन्हें इंडियन आइडल सीजन 5 और 6 के दौरान कंटेस्टेंट्स को प्रेज करने के लिए कहा जाता था, चाहे परफॉर्मेंस मेडियोकर भी हो। वो इस प्रैक्टिस से अनकंफर्टेबल हो गई थी और इसी वजह से शो छोड़ दिया। सबसे शॉकिंग बात ये थी जहाँ से बात बिगड़ना शुरू हुई मेरे लिए, इन दीज शोज, जहाँ मुझे बोला जाता, बोलने लगे आके कि इसको हमें आगे बढ़ाना है, सो इफ यू कैन
say nice things. हाँ मुझसे. So they would choose पहले से कि इसी को आगे बढ़ाना है. हाँ, a few. उनकी रीज़न ये है कि जब शो ख़त्म हो तो naturally they would want to mint out of that person who wins, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. उनको अगर कुछ दे रहे हैं तो उनसे वो कुछ लेना भी चाहते हैं. इट्स जस्ट लाइक लेबल्स जैसे होता है वैसा ही. तो जब वो जीत जाए तो फिर वो उसके साथ वो शोज करें, क्योंकि वो भी नया नया जीता तो ऑडियंस विल गो क्रेजी बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव वोटेड फॉर हिम और हर, सो दे विल कम टू वॉच, सो दे विल हैव ग्रेट शोज. सो दे रियलिटी शो स्क्रिप्टेड शो के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता होता है, क्योंकि इसमें रियल लोग होते हैं, एक्टर्स नहीं. एमटीवी और कलर्स जैसे चैनल्स रोडीज और बिग बॉस के थ्रू इस मॉडल से बहुत प्रॉफिट कमा चुके हैं, मेजरली एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से. ऑडियंस भी एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होती है सिस्टम में. लोग टीआरपी से, सोशल मीडिया के जरिए और कुछ फॉर्मेट्स में वोटिंग करके भी पार्टिसिपेट करते हैं. ये इंटरेक्शन शो की पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है और कई बार कंटेंट भी ऑडियंस के रिएक्शन के हिसाब से चेंज किया जाता है. ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम डिस्कशन होता है जो शो के नैरेटिव को शेप भी कर सकता है और कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकता है. इस पूरे इकोसिस्टम में फायदा उठाने वाले अलग अलग होते हैं. टीवी नेटवर्क सबसे ज्यादा कमाते हैं टीआरपी और एड्स के थ्रू. रियलिटी शोज का लो प्रोडक्शन कॉस्ट उनको और भी प्रॉफिटेबल बनाता है. स्पॉन्सर्स भी प्रोडक्ट प्लेसमेंट और एड्स के थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं और रियलिटी शोज की मैसिव ऑडियंस का फायदा उठाते हैं. लेकिन कंटेस्टेंट्स के लिए कॉस्ट काफ़ी हैवी होती है. उनकी प्राइवेसी इन्वेड होती है, पब्लिक उनको जज करती है और उन्हें मेंटल स्ट्रेस भी फेस करना पड़ता है. कुछ लोग फेम, इंडोर्समेंट्स या मीडिया जॉब्स ले लेते हैं, पर वो फेम शॉर्ट लिव्ड भी हो सकता है और सब कंटेस्टेंट्स अपना एक्सपोजर का फायदा नहीं उठा पाते. एथिकल प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब स्पॉन्सर्स का इन्वॉल्वमेंट कंटेंट और रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है, जो पूरे सिस्टम को और कॉम्प्लेक्स बना देता है. जब भी रियलिटी शोज को अनस्क्रिप्टेड के नाम पर बेचा जाता है तो असल में उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है ताकि कंटेंट को ज़्यादा एक्साइटिंग और इंगेजिंग बनाया जा सके. प्रोडक्शन टीम अलग अलग तरीके अपनाती है, जैसे स्क्रिप्टेड ड्रामा, स्टेज फाइट्स और सेलेक्टिव एडिटिंग, ताकि एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बनाई जा सके जो ऑडियंस को इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करे. रोडीज के एक्स कंटेस्टेंट ने कभी डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली कई बार आरोप लगाया है कि ये स्क्रिप्टेड होता है. कुछ टाइम पहले हेमा मालिनी की एक पिक्चर भी वायरल हुई थी ड्यूरिंग इंडियन आइडल शूट्स, जिसमें उनके हाथ में एक स्क्रिप्ट नजर आती है. बिग बॉस जैसे शो पर ऐसा इल्जाम लग चुका है कि वो रिजल्ट को रिक करते हैं और ऐसे कंटेस्टेंट्स को जिताते हैं जो मार्केटेबल होते हैं, मतलब जिनके चलते टीआरपी बढ़ती है. कई केसेस में विनर्स ऑलरेडी प्री सिलेक्ट किए जाते हैं, सिर्फ इस बेसिस पर कि उनका ऑडियंस अपील ज्यादा है, ना कि उनके टैलेंट या परफॉर्मेंस के बेस पर. एक टेक्निक होती है फ्रैंकन बाइट्स, जहां ऑडियो को ऐसा कट करके जोड़ा जाता है कि असली कन्वर्सेशन का मतलब ही बदल जाता है और कंटेस्टेंट को या तो हीरो बना दिया जाता है या विलेन. ये मैनिपुलेशन सिर्फ कंटेंट तक सीमित नहीं रहती, ये ऑडियंस को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करती है. इमोशनल स्टोरी टेलिंग, कंटेस्टेंट्स की पर्सनल कहानियां, ये सब ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं और उनका परसेप्शन पूरी तरह से प्रोड्यूसर्स के कंट्रोल में चला जाता है. सोशल मीडिया भी इस मैनिपुलेशन को और एम्पलीफाई करता है. ट्विटर, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम रिएक्शंस आते हैं जो कभी कभी कंटेस्टेंट्स के खिलाफ साइबर बुलिंग में बदल जाते हैं. कंटेस्टेंट के मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है. कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंटेस्टेंट को शो के दौरान और बाद में एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन फेस करना पड़ता है और कुछ केसेस तो ट्रेजिक भी हुए हैं. 2002 में एक शो था सच का सामना. एक कंटेस्टेंट ने अपनी जिंदगी के सीक्रेट रिवील किए, जिसको देखकर आगरा की एक 32 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया. अब अगर सोसाइटल इंपैक्ट की बात करें तो पिक्चर और भी कॉम्प्लेक्स है. पॉजिटिव साइड ये है कि रियलिटी शोज लोगों को एंटरटेनमेंट, एक इमोशनल एस्केप और डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये रियलिटी शोज टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज भी करता है, जैसे एग्रेशन, सुपरफिशियलिटी और पब्लिक ह्यूमिलेशन. बिग बॉस और रोडीज जैसे शोज फाइट और ड्रामा को ग्लैमराइज करते हैं और ऐसे बिहेवियर को कूल बनाकर दिखाते हैं. स्टडीज कहती हैं कि रियलिटी शो देखने से लोगों का एग्रेशन लेवल बढ़ सकता है और सेक्सुअलाइज्ड बिहेवियर को ज्यादा एक्सेप्ट करने लगते हैं, जो समाज में एक हार्श और इनसेंसिटिव कल्चर को जन्म देता है. बिग बॉस पर बार बार स्टेज फाइट्स और इमोशनल मैनिपुलेशन के इल्जाम लगे हैं और टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में फाइट्स को पर्पसली शूट किया जाता है. पब्लिक आउटरीच इतना हुआ कि लोगों ने रेगुलेशन की डिमांड की. एथिकल कंसर्न इस डिबेट के सेंटर में है. रियलिटी शो का कंटेंट मैनिपुलेशन, कंटेस्टेंट का एक्सप्लॉयटेशन और प्रॉफिट के लिए प्रेशर बनाना, ये सब इस इंडस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं. कंटेस्टेंट्स को कई घंटों तक शूट करना पड़ता है. कई बार उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो कैमरा के लिए रोते या लड़ते दिखें. ये सब उनकी मेंटल हेल्थ के लिए डेंजरस बन जाता है. एंजाइटी, डिप्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस तक ले जाता है. लीगल लेवल पर भी काफी इश्यूज उठ चुके हैं, जैसे केरला हाईकोर्ट ने बिग बॉस मलयालम के वायलेंट कंटेंट पर इंटरवेंशन लिया था. सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज है डिसेप्शन, मतलब स्क्रिप्टेड कंटेंट को पब्लिक के सामने अनस्क्रिप्टेड कहकर प्रेजेंट करना, जो ऑडियंस के ट्रस्ट को तोड़ता है, स्पेशली यंग व्यूअर्स का, जो समझने लगते हैं कि फेम सिर्फ एटीट्यूड या पर्सनैलिटी से मिलता है, ना कि हार्ड वर्क और टैलेंट से.
अब आप सोच रहे होंगे अगर ये सब होता है तो कोई बोलता क्यों नहीं, क्योंकि हर कंटेस्टेंट को एक एनडीए साइन कराया जाता है जिसमें लिखा होता है आप शो के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल सकते, नहीं तो लीगल नोटिस मिलेगा। रिसेंट कंट्रोवर्सीज में फेक वोटिंग और स्क्रिप्टेड कंटेंट के इल्जाम भी लगे हैं। 2024 में बिग बॉस के वोटिंग लाइंस के मैनिपुलेशन को लेकर सोशल मीडिया पर बैकलैश आया। स्प्लिट्सविला को भी काफी क्रिटिसिज्म मिला अनहेल्थी रिलेशनशिप्स प्रमोट करने और वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए। फिर भी यूथ के बीच ये शो काफी पॉपुलर है। सोशल मीडिया का रोल डुअल एज है। एक तरफ ये ऑडियंस इंगेजमेंट को बढ़ाता है, लोग सोच डिस्कस करते हैं, मीम्स बनाते हैं और किसी कंटेस्टेंट को सपोर्ट या अपोज करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हरासमेंट और कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट करता है। बॉयकॉट जैसे हैशटैग पब्लिक के गुस्से को दिखाते हैं और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट डिजिटल प्रोटेस्ट बन जाते हैं। इससे यह भी समझ आता है कि व्यूअर एक्शन इंडस्ट्री को शेप कर सकता है। व्यूअर एक्शन ही एक होप की लाइन बनाता है। तो दोस्तों, अगर हमें ऐसे सोच से बचना है जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो तो ऑडियंस को मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। ऑडियंस अगर चाहे तो ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर सकती है, ऐसे शोज को सपोर्ट कर सकती है जो असली और एथिकल हों, और उन शोज को बॉयकॉट कर सकती है जो कंटेस्टेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। लोग क्रिटिकली कंज्यूम करना शुरू करें, स्टोरी लाइंस पे सवाल उठाएं और ओवर कंजप्शन से बचें, तो समाज पर इसका बुरा असर कम हो सकता है। अवेयरनेस क्रिएट करना भी जरूरी है। लोगों को बताना होगा कि कंटेंट कितना मैनिपुलेट होता है और कंटेस्टेंट्स के राइट्स के लिए वॉइस उठाना भी। लेकिन इन सब का इम्पैक्ट तभी आएगा जब ऑडियंस मिलकर डिमांड करे और इंडस्ट्री रिफॉर्म के लिए रेडी हो। 2025 तक इंडिया में रियलिटी शो एक पावरफुल लेकिन कंट्रोवर्शियल फोर्स बन चुकी है। इसका एंटरटेनमेंट वैल्यू अनडिनाइबल है, लेकिन इसके अंदर छिपे मैनिपुलेशंस, कंटेस्टेंट एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल इम्पैक्ट, इन पर ध्यान देना भी जरूरी है। अगर व्यूवर्स और प्रोड्यूसर्स मिलकर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, क्रिटिकल कंजप्शन को इनकरेज करें और कंटेस्टेंट वेलफेयर को प्रायोरिटी दें, तो रियलिटी शो को रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बनाया जा सकता है। एंटरटेनमेंट और एथिक्स का बैलेंस बनाना ही आगे का सही रास्ता है।